को जिधर से भी पकड़ोगे ना तो वो यहीं पे आके खड़ा होगा। And our topic is nation state पहले हम ना नेशन स्टेट सिस्टम की ना बेस पे जाते हैं कि क्यों बना, व्हाई देयर वाज नेशन स्टेट सिस्टम, कैसे बना और इसके इम्पैक्ट क्या हुए। वही जो तुम्हें यूएस सिस्टम में तरीका सिखाया था, हर चीज को ना इन्हीं 3 पॉइंट्स पे देखा करो कि नेशन स्टेट सिस्टम क्यों राइज हुआ। What was the main question? What was the main reason of the development of this nation state system? क्या यूरोप के अंदर, क्या यूरोप के अंदर जो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी है, क्या और इकोनॉमी है, इसका रिलीजन के साथ कोई रिश्ता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन था नेशन स्टेट सिस्टम को डेवलप करने में कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी शुड बी लिंक्ड विद रिलीजन या ये पॉलिटिक्स और इकोनॉमी रीजन से अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 स्कूल ऑफ थॉट जो थे वो डेवलप हुए। एक थे कैथोलिक्स और एक थे प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक जरा मजहबी लोग थे, कट्टर थे। कैथोलिक कहते थे, बल्कि मुझे तुम लोग ये खुद बताओ, कैथोलिक क्या कहते होंगे कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को रिलीजन के साथ होना चाहिए या अलग होना चाहिए। यस, शाबाश। ये कहते थे कि इनको एक साथ लिंक्ड होने चाहिए, दे शुड बी लिंक्ड। जबकि जो प्रोटेस्टेंट थे वो कहते थे कि पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द रिलीजन। मैं रिपीट कर रहा हूं, बेसिक क्वेश्चन था कि क्या पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को रिलीजन के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए या रिलीजन से अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 पार्टीज थी, एक कैथोलिक्स थे और एक जो है ना वो प्रोटेस्टेंट थे। प्रोटेस्टेंट कहते थे कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी रिलीजन से अलग होनी चाहिए, जबकि कैथोलिक्स कहते थे पॉलिटिक्स और इकोनॉमी एक साथ होनी चाहिए। अब मैं आपको छोटू सी टाइमलाइन बताता हूं। आपने इन 2 ग्रुप्स का नाम तो सुना होगा। इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान 1608 में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ और ये कॉन्फ्लिक्ट 1618 में एक फुल फ्लेज वॉर में कन्वर्ट हुआ, जिसको हम कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट वॉर कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स थे, लेकिन वो प्लेयर्स हमारी अभी जरूरत नहीं है। मैंने इस चीज से कुछ और समझाना है आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जंग कितने साल बाद खत्म हुई? 30 साल बाद खत्म हुई। तो ये कितना हो गया? 8 का 8 आ गया। 8, काश मेरी मैथ अच्छी होती ना। 8 से फिर 1 3 4 और 1 16। 1648 में ये वॉर खत्म हुई। और जब भी वॉर खत्म होती है तो वॉर के एंड पे क्या होता है? एक ट्रीटी होती है और उस ट्रीटी को कहते हैं
Treaty of Westphalia. I repeat, main question, रिलीजन को पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के साथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दो ग्रुप्स, कैथोलिक इकट्ठे होना चाहिए, प्रोटेस्टेंट अलग होने चाहिए। इन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ 1608 में, वो कॉन्फ्लिक्ट वॉर में कन्वर्ट हुआ 1680 में, और इन दोनों के दरमियान एक वॉर हुई जिस वॉर को हम अल मरूफ कहते हैं 30 इयर्स वॉर। उस 30 इयर्स वॉर के बाद उन्होंने एक ट्रीटी की, उस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। लेकिन ये जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया थी, ये एज इन कोई एक ट्रीटी नहीं थी। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया एज इन कोई एक ट्रीटी नहीं थी। असल में इसको ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कहते ही नहीं है, इसको कहते हैं पीस ऑफ वेस्टफेलिया। इसके अंदर मल्टीपल जो है ना वो प्रिंसिपल सेट हुए, इसके अंदर मल्टीपल जो है ना वो प्रिंसिपल सेट हुए, मल्टीपल एग्रीमेंट्स हुए, लेकिन जो प्रिंसिपल डिसीजन हुआ, जो प्रिंसिपल डिसीजन हुआ वो उसी चीज पे होगा जिस चीज पे झगड़ा था। ठीक है, अब झगड़ा किस बात पे था कि क्या रिलीजन को पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एनी हाउ जो कैथोलिक साइड थी वो ये जंग जीती और प्रोटेस्टेंट साइड ये जंग हारी, और फैसला ये हुआ कि जो आज के बाद रिलीजन है वो आपका जाती मसला है। आप शिया हैं, आप सुन्नी हैं, आप यहूदी हैं, आप अहमदी हैं, दिस इज योर इंडिविजुअल एस्पेक्ट। इसका मुल्क की पॉलिटिक्स के साथ और मुल्क की इकोनॉमी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। यहां तक बात समझ आई? हाँ, कैथोलिक हार गए। मैंने क्या प्रोटेस्टेंट हार गए हैं? कैथोलिक हार गए ना, सॉरी कैथोलिक लॉस्ट द वॉर, मैं मिस कर गया हूँ। कैथोलिक लॉस्ट द वॉर। मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, बेसिक क्वेश्चन था कि क्या रिलीजन को पॉलिटिक्स का हिस्सा होना चाहिए या इकोनॉमी का समझ चाहिए नहीं। बात ये सेट हुई, दो ग्रुप्स बने, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। कैथोलिक चाहते थे कि लिंक्ड हो, प्रोटेस्टेंट चाहते थे अलग हो। उनके दरमियान वॉर ही, वॉर के बाद पीस ऑफ वेस्टफेलिया हुआ। उस पीस ऑफ वेस्टफेलिया में जो मेन प्रिंसिपल डिसाइड हुआ वो ये हुआ कि रिलीजन आपका जाती अफेयर है, जबकि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से अलग होगा। अब क्लियर हुआ? अब पत्री जो मैं अगली बातें करने लगा हूं ना, ये आपकी IR की, ये आपकी आई लॉ की, ये आपके पाक अफेयर की, ये आपके करंट अफेयर की बेस है। ठीक है, और ये बड़ी रिसर्च के साथ जो है ना वो की हैं, तो बड़े ध्यान से सुनिए ये बातें। उन्होंने कहा कि ठीक है रिलीजन तो अलग हो गया, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी अलग होगी, लेकिन ये चीजें चलेंगी कैसे, हाउ दे विल वर्क। तो मैंने इसको अपने हिसाब से ये लिखा हुआ है कि मैं आपको मेन पिलर्स बताने लगा हूं ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के। मैं आपको ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के मेन पिलर बताने लगा हूं। उन्होंने कहा कि आज के बाद अंपायर्स नहीं होंगी, आज के बाद अंपायर्स नहीं होंगी, और उन्होंने कहा कि गिव ईच नेशन a separate
टेरिटरी, कि जहां पे भी कोई नेशन आबाद है, जिस तरह फ्रेंच नेशन है, जिस तरह ब्रिटिश नेशन है, जिस तरह जर्मन नेशन है, जहां पे भी फ्रेंच नेशन जहां पे भी कोई नेशन आबाद है, उसकी टेरिटरी क्या होनी चाहिए? उसकी टेरिटरी जो है वो सेपरेट होनी चाहिए। ये पहला प्रिंसिपल उन्होंने डिफाइन किया। दूसरा प्रिंसिपल उन्होंने ये डिफाइन किया कि उस टेरिटरी के अंदर जाहिर बात है लोग बसते होंगे कि नहीं बसते होंगे? उस टेरिटरी के अंदर लोग बसते होंगे, ठीक है। इन विच ऑल पीपल, लोग सारे कैसे होंगे? पहली बात, वो आजाद होंगे, उनके ऊपर कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, सेकुलर होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, और हर शख्स दूसरे शख्स के क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा। The people would be independent and people would be equal. और अब देखो, अभी तक हमने सिर्फ एक नेशन को अलहदा किया है। पहले नेशन को क्या दी? एक टेरिटरी दी, फिर उस नेशन के अंदर बसने वाले लोगों को इंडिपेंडेंट और इक्वल किया। अब देखो, साथ में और नेशंस भी तो बस रही होंगी ना, साथ में और टेरिटरीज भी तो होंगी ना, सिर्फ फ्रेंच नेशन तो नहीं है, सिर्फ ब्रिटिश नेशन तो नहीं है, और भी तो बहुत से नेशन है। तो उन्होंने तीसरा प्रिंसिपल ये सेट किया कि ऑल टेरिटरीज, जितनी भी टेरिटरीज हैं, और इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर्स, कि एक दूसरे पे उनका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर्स। मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक कर देगा, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देगा, यूएस किसी के ऊपर मस्जिद का उसके ऊपर दिल करेगा उसके ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है। उसके बाद जाहिर बात है, इस नेशन को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट भी चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी? गवर्नमेंट भी चाहिए होगी इस नेशन को चलाने के लिए। तो हमने चौथा प्रिंसिपल ये सेट किया कि पीपल एंड टेरिटरी, मतलब लोग और ये जो टेरिटरी होगी, ये जो होंगे, ये इनको गवर्न कौन करेगा? टू बी गवर्न बाय सॉवरन। अब सॉवरन कौन होता है? एक गवर्नमेंट सॉवरन होती है। देखो ना, हमारी सॉवरेनिटी किसको बिलोंग करती है? अल्लाह ताला को, क्योंकि हमने अपने रिलीजन को अपने स्टेट सिस्टम से अलग नहीं किया। वहां पे सॉवरन कौन होगा अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम? द गवर्नमेंट वुड बी सॉवरन, ठीक है। और उसके साथ पांचवा प्रिंसिपल ये था कि उसके साथ जितने भी सॉवरन होंगे, ऑल अदर सॉवरन, जितनी भी और गवर्नमेंट्स होंगी, वो क्या करेंगी? वो करेंगी विल रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ सॉवरन। मैं रिपीट करता हूं, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से उन्होंने 5 प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किए। नंबर 1 कि हर नेशन को सेपरेट टेरिटरी दो, गिव ईच नेशन अ सेपरेट टेरिटरी। नंबर 2, उस टेरिटरी के अंदर तमाम बसने वाले लोग इंडिपेंडेंट और इक्वल होंगे। नंबर 3, वो जितनी भी टेरिटरीज हैं वो सारी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी। नंबर 4, उन टेरिटरीज के अंदर बसने वाले लोगों को एक गवर्नमेंट जो है वो रूल करेगी। और नंबर 5,
वो जितने भी सॉवरेन्स एस्टैब्लिश होंगे, मतलब जितने भी कंट्रीज, जितनी भी स्टेट्स एस्टैब्लिश होंगी, वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगी और एक दूसरे के मामलात में पंगे क्रिएट नहीं करेंगी। ये क्लियर हुआ? हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ क्या रहे हैं? हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक नहीं, सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट क्या है हमारा? आईआर, ठीक है। तो अपने बस एक बात याद रखनी है कि जब पेपर अटेम्प्ट करना है तो आईआर को आईआर की लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। तो मेरा इंशाल्लाह आपसे वादा है कि मैं तुम्हें आईआर की लैंग्वेज में ही पढ़ाऊंगा, ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा मेरी तरह 143 नंबर लेकर आओ, ठीक है। अब हम इनको देखते हैं कि इनको आईआर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं। इन प्रिंसिपल्स को, जो हमने 5 प्रिंसिपल्स बनाए हैं, इनको आईआर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है, गिव ईच नेशन ए सेपरेट टेरिटरी, जब हर किसी को अपनी अलग से टेरिटरी मिल जाती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। तो मेरी कमिटमेंट का लेवल देख लो कि पहले मैंने तुम्हें क्या बताया? प्रिंसिपल, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें उसकी आईआर की लैंग्वेज में बता रहा हूं। तो इसी तरह ये चीजें खुद भी समझनी है। इंटेग्रिटी मतलब हर टेरिटरी दूसरी से इंटेग्रिटी होगी उसके साथ, और वो दूसरे के मामलात में इंटरफेयर नहीं करेगी। दूसरा मैंने तुम्हें क्या प्रिंसिपल बताया कि इंडिपेंडेंट होगे, मतलब वहां पे इक्वालिटी होगी और वहां पे फ्रीडम होगी। ये तो सिंपल है, ये इतना कोई डिफरेंट नहीं है। नंबर 3, ये वाला प्रिंसिपल देखो कि ऑल टेरिटरीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर्स। इसको कैसे लिखोगे? इसको तुम लिखना कि जनाबे अला वहां पे पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस होगी। वेरी गुड समिया, शाबाश। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस होगी। ये नहीं है कि एक जो है ना वो दूसरे में जा रहा है, दूसरा तीसरे में जा रहा है, नहीं। ऑल टेरिटरीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस होगी, ठीक है। और जो लोग होंगे उनको कौन रूल करेगा? सॉवरन। तो क्या डेवलप होगी? सॉवरेनिटी डेवलप होगी। और यस जुनेद जी, ऐसे ही है। और दूसरे जो स्टेट्स हैं वो दूसरे को क्या करेंगी? रिकॉग्नाइज करेंगी, रिकॉग्निशन होगी। और उसके साथ क्या होगा? पंगे क्रिएट नहीं करेंगे। ये मैं अलग से भी एक वर्ड लिख रहा हूँ, रिकॉग्निशन एंड नॉन इंटरवेंशन। रिकॉग्निशन एंड नॉन इंटरवेंशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और आज मैं तुम्हें एक इतनी इंपॉर्टेंट बात आने लगा हूं ना, तुम सुन के हैरान रह जाओगे। हम सारी जिंदगी अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद पढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद में क्या कहा था? क्या कहा था अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद में? उसने ये कहा था कि हम मुसलमान एक अलग नेशन है, हमारी टेरिटरी अलग होनी चाहिए। किसके हिसाब से? ऑन बेसिस ऑफ होम,
On basis of whom? Religion. On the basis of European nation state system. ये स्टीफन पी कौन की किताब पढ़ोगे ना, स्टीफन कौन की, तो फिर तुम्हारे ना ये वाले कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब देखो, अब तो तुम थोड़ा सा ना रिलेट करो। अब थोड़ा सा तुम इस पूरे कंसेप्ट को जो तुमने पढ़ा है ना, इसको पाकिस्तान से रिलेट करो। क्या हम यही नहीं मांगते थे कि हमारी अलग से टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हो और उसमें बसने वाले लोग जो हैं वो बराबर हों, और हम चाहते हैं कि हम इंडिया से पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट हो और हमारी जो गवर्नमेंट है वो टोटली सॉवरेन हो और इंडिया हमारी सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज करे और उसके अंदर इंटरवेंशन ना करे। ऐसे ही है। अनफॉर्चुनेटली हमारी हिस्ट्री हमें उस तरीके से पढ़ाई नहीं गई जिस तरह से इसको पढ़ाना चाहिए था। अब देखो, अब यही बात की जाती है ना, यही बात तो वो लोग करते हैं कि अगर तुमने अपना मुल्क रिलीजन की बेस पे बनाया है, अगर तुमने अपना मुल्क रिलीजन की बेस पे बनाया, तो वो जब ये पूछते हैं कि फिर तुमसे बांग्लादेश भी मुसलमान था तो वो फिर तुमसे अलग क्यों हो गया, तो फिर हम इसको डिफेंड नहीं कर सकते। फिर हम इसको डिफेंड नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान को तभी डिफेंड कर सकते हैं जब हम पाकिस्तान को अकॉर्डिंग टू नेशन स्टेट सिस्टम देखेंगे। और यही अल्लामा इकबाल ने कहा था। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्लाज ने इसको गलत इंटरप्रेट किया एंड वी फेस्ड सिचुएशन लाइक दिस कि इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आज के बाद पाक अफेयर तुमने जब भी एक क्वेश्चन आना है और अल्लामा इकबाल की तुम पॉलिटिकल थॉट लिख रहे हो, तो अल्लामा इकबाल के इसी इलाहाबाद से स्टार्ट करना, इसी नेशन स्टेट कंसेप्ट से स्टार्ट करना और उसको एक्सप्लेन करके बताना कि दिस इज द नेशन स्टेट सिस्टम, दिस इज व्हाट he enshrined and this is what we got instead। ओ को पल्ले पड़ा है जी सर। तूने भाई का नॉलेज चेक किया, लेवल चेक किया भाई का तुम लोगों ने? क्या बात। चलो आगे चलते हैं। मुझे तो यार मेरी एग्रीकल्चर मार गई, वरना टॉपर होना था हमने। चले अल्लाह बेड़ा गर्क करे एग्रीकल्चर का। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब इस नेशन स्टेट सिस्टम में, इस नेशन स्टेट सिस्टम में, अच्छा यार आई एम सॉरी टू से, जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है न्यू में 5th बैच में, वो कौन कौन है भला, वो बताना होता कि ना वो हो जाए ना। हु आर द न्यू गाइस जिन्होंने पहली दफा ज्वाइन किया है? अच्छा, रबिया खोसो, फरीदा नजीर, सिदरा राशिद, रामेश, अली जान, समिया, उबैब, हीरा, बकीजा, इकराम, अस्मा, सुल्तान। अरे वाह यार, ये तो ढेर सारे लोग हैं माशाल्लाह। अच्छा पुत्री, मेरा थोड़ा ये मसला है कि मैं बिलाल पाशा हूँ, ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली मैंने 6 साल फैसलाबाद में रहा हूँ, तो मुझे ये जुगतें शुगतें थोड़ी ज़्यादा आती हैं। तो अगर मैं मजाक करूँ तो फिर तुम लोगों ने बर्दाश्त करना, माइंड नहीं करना, ठीक है ना। जो मेरे पहले वाले बच्चे हैं वो तो खैर अपने ही हैं, उनकी तो खैर है, बट आप लोग नए आए हैं तो आई मस्ट टेल यू। तो बाकी इंशाल्लाह आपको पता चल गया होगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, तो द सेम एक्सपीरियंस यू विल फील टिल द लास्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। सो वेलकम, मैंने आप लोगों को कोई वेलकम शेलकम नहीं किया यार, सो वेलकम फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी एंड आई होप सो कि मैं तुम लोगों का ट्रस्ट मेंटेन करने में कामयाब हुआ हूँ। नहीं स्पीड नहीं बढ़ती, स्पीड यही रहेगी। हमारी 16 क्लासेस हैं यार, कसम से खत्म ही नहीं होने, पढ़ के थक जाना तुम लोगों ने। We have 16 क्लासेस। अच्छा चलो,
अब इसको समझो, अब मैं इसको मजीद एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसको देखो, नेशन स्टेट सिस्टम, इसको मजीद देखो। देखो इसके अंदर दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। एक तो है नेशन और एक है स्टेट। ठीक है, अब सारी जिंदगी तुम पढ़ते होगे कि यार स्टेट क्या होती है, स्टेट क्या होती है, स्टेट क्या होती है, ठीक है, और तुम उसके प्रिंसिपल्स रटे मारते होगे, ठीक है। जो हमने आज ये चीजें देखी है ना, पांच, यही पांच चीजें मिलके स्टेट बनाती हैं। मतलब कैसे, देखो स्टेट के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है कि कोई बाउंड्री हो, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि स्टेट के अंदर पहली बात बाउंड्री हो, दूसरी बात कि स्टेट के अंदर बसने वाले कोई लोग हों, उन लोगों के ऊपर कोई गवर्नमेंट हो, और वो गवर्नमेंट जो है उसको सारे क्या करें, दूसरे लोग उसको माने, उसको रिकॉग्नाइज करें, और जो उस गवर्नमेंट के अंदर भी बसने वाले लोग हैं वो भी उसकी सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करें। तो अब मेरी बात सुनो, तुमने नेशन स्टेट सिस्टम में यही नहीं पढ़ा, बाउंड्री होगी तो क्या होगी, बाउंड्री होगी तो क्या होगी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। लोग होंगे तो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट एंड इक्वल होंगे। गवर्नमेंट होगी तो क्या होगी, सॉवरन होगी। दूसरों से आजाद होगी तो क्या होगी, पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। और लोग उसको मानेंगे तो क्या होंगे, वो सॉवरेनिटी होगी। बोला नहीं है अभी ये, मैंने तुम्हें कहा था कि ये जो आज मैंने पांच प्रिंसिपल सीख ली है ना, ये घुमा फिरा के ना वही गुलाम शबीर वाली बात है कि गुलाम शबीर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, उसके अबू भी पुलिस में है, मेरे अबू भी पुलिस में है। इस प्रिंसिपल्स को तुमने रट्टा लगा लेना, ये हर जगह घूम के आएंगे। इज इट क्लियर, स्टेट इज क्लियर। सो अगर हम नेशन की बात करें तो स्टेट जो होती है, स्टेट जो होती है ये बेस करती है पॉलिटिकल सिस्टम पे। ये किस पे बेस करती है, पॉलिटिकल सिस्टम पे। और जो नेशन होती है वो पॉलिटिकल, ये कोई सारी पॉलिटिकल चीजें हैं, जबकि जो नेशन होती है वो बेस कर रही होती है सोशल सिस्टम पे। नेशन किसे बिलीव कर रही होती है, सोशल सिस्टम पे बिलीव कर रही होती है, ठीक है। बस हम देखो, नेशन के अंदर होते हैं रिलीजन, या रिलीजन की बेस पे नेशन बनती हैं, या लैंग्वेज की बेस पे नेशन बन जाती है, या कल्चर की बेस पे नेशन बन जाती है, या नॉर्म्स की बेस पे नेशन बन जाती है, या उनकी कोई एंसेस्ट्री या हिस्ट्री होती है उसकी बेस पे नेशन बन जाती है, या एथनिसिटी की बेस पे नेशन बन जाती है, ठीक है। और इस सब के ऊपर नेशन स्टेट सिस्टम ने क्या कहा कि जिस भी बेस पे नेशन बने उसको आप क्या दे दें, एक स्टेट दे दें, और उसके साथ कुछ प्रिंसिपल सेट किए कि अगर कोई भी उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा तो एक ऐसा सिस्टम डेवलप होगा, एक ऐसा सिस्टम डेवलप होगा जिसके अंदर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन होगा, उसकी बेसिस पे एक ऐसा सिस्टम डेवलप होगा जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर इक्वालिटी होगी, और वो सिस्टम होले होले उनको किसकी तरफ लेके जाएगा, वो सिस्टम होले होले उनको ग्लोबलाइजेशन की तरफ लेकर जाएगा। वो सिस्टम उनको कॉमन रूल्स की तरफ लेकर जाएगा, वो सिस्टम उनको कॉमन आइडियोलॉजीज की तरफ लेकर जाएगा। और अगर ये सिस्टम फॉलो होगा तो दुनिया में पीस आएगा,
अगर ये सिस्टम फॉलो होगा तो दुनिया के अंदर ट्रांसपेरेंसी आएगी। अगर ये सिस्टम फॉलो होगा तो दुनिया के अंदर, मतलब आप इसके ऊपर लंबी डिबेट खींच सकते हैं कि अगर ये सिस्टम फॉलो होगा तो ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन इस सिस्टम के अंदर एक चीज इंटरनल भी होती है, और वो इंटरनल क्या होती है? वो होती है सॉवरन। सॉवरन का क्या मतलब है कि अगर घर है तो घर में बच्चे भी होंगे और घर में अब्बू भी होंगे। कुछ लोगों के अब्बू जो हैं वो हिटलर भी होते हैं। अच्छा, अब अब्बू क्या है यहाँ पे? सॉवरन है। अब्बू क्या है यहाँ पे? गवर्नमेंट है। ठीक है, अब्बू का काम क्या है? बच्चों को क्या प्रोवाइड करनी है? जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करनी है, और बच्चों सारों को इक्वल ट्रीटमेंट देनी है, और सबको इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करनी है। और बच्चों से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? बच्चों से सिर्फ एक ही चीज एक्सपेक्ट की जाती है कि बच्चे निकम्मे ना हो, वो लॉयल रहें टुवर्ड्स दिस सॉवरेन। बच्चे लॉयल रहें टुवर्ड्स दिस सॉवरेन, बिकॉज जिस दिन ये लॉयल्टी डिसलॉयल्टी में कन्वर्ट होती है उसी दिन नेशन स्टेट सिस्टम ब्रेक होता है, और जिस दिन नेशन स्टेट सिस्टम ब्रेक होता है उसी दिन दुनिया में क्योज आते हैं। मैं रिपीट करता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं रिपीट कर रहा हूं उसको। नेशन स्टेट के अंदर एक कंसेप्ट होता है सॉवरेनिटी का। सॉवरेन गवर्नमेंट का काम ये होता है कि अपने बाशिंदों को सारी फैसिलिटीज इक्वल और इंडिपेंडेंटली प्रोवाइड करे, और बच्चों का काम ये होता है कि वो अपने बाप के साथ लॉयल रहें। जिस दिन नेशन फेल हो, स्टेट फेल होती है, जिस दिन गवर्नमेंट फेल होती है ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में, जिस दिन गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में फेल होती है उसी दिन ही लॉयल्टी से डिसलॉयल्टी क्रिएट होती है और दुनिया में सारे क्योज जन्म लेते हैं। आप किसी भी दुनिया का क्योज उठा के देख लें, आप दुनिया का कोई भी क्योज उठा के देख लें, आपको उसकी बेस में नेशन स्टेट का कोई एलिमेंट हर्ट होता हुआ नजर आएगा। नाउ हैविंग सेड दिस, तुम किसी भी दुनिया के मसले की बात करो, तुम्हें वहां पे नेशन स्टेट सिस्टम का कोई एलिमेंट हर्ट होता हुआ नजर आएगा। तो अगर अब मैं तुम्हें ये कहूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस, अगर पीसफुल दुनिया चाहती है, अगर दुनिया ये चाहती है कि इंटरनेशनल रिलेशंस पीसफुल रहें और दुनिया में पीस आ जाए, तो कौन से 5 प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करके दुनिया में पीस लाया जा सकता है? Principles of nation state. Believe you me, this nation state system is so important. तुम इसको कहीं भी घुमा के फिरा के लिख सकते हो। समझ आई है मेरी बात? मजा आया कि नहीं? जी सैयदा मलिका।
देखो ना, इसको देख लो ना, इंडिया के साथ क्या मसला है? टेरिटरी का मसला है। यूएस के साथ क्या मसला है? वो हमारी सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट नहीं करता। और कोई भी मुझे मसला बताओ, मैं तुम्हें इसके साथ लिंक करके बताता हूं। चलो मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं, इसी नेशन स्टेट से तुम्हारी आईआर की थीरीज निकलेंगी। देखो, इसी नेशन स्टेट से सिक्योरिटी का कंसेप्ट जन्म आएगा। इस नेशन स्टेट से सिक्योरिटी का कंसेप्ट निकलेगा कि मैंने अपनी नेशन की सॉवरेनिटी को डिफेंड करना है, मैंने अपनी नेशन की सॉवरेनिटी को डिफेंड करना है, सिक्योरिटी का कंसेप्ट आएगा। और जब भी सिक्योरिटी का कंसेप्ट आएगा, यहां पे रियलिज्म आ जाएगी। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे फ्रीडम की कि यार हर किसी को बराबर के राइट्स मिलने चाहिए, ये वो, यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आइडियलिज्म आ जाएगा। जब भी हम दुनिया के अंदर ऑर्डर की बात करेंगे, ऑर्डर आ जाए, तो इसी नेशन बेस्ड सिस्टम के ऊपर जो इंटरनेशनल सोसाइटी डेवलप होगी, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे डेवलप होगी। जब भी हम दुनिया के ऊपर बात करेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्डर कैसे आएगा, तो हम देखेंगे कि जब भी नेशन स्टेट के सिस्टम की बेस पे इंटरनेशनल सोसाइटी डेवलप होगी, तो तब क्या आ जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा। जब भी हम जस्टिस की बात करेंगे, तो हम यही कहेंगे कि इसी इंटरनेशनल सोसाइटी को अगर हम जस्टिस की बेस पे, नेशन स्टेट सिस्टम की बेस पे डिफाइन करेंगे, तो जस्टिस भी आ जाएगा। अगर हम वेलफेयर की बात करेंगे, तो इसी सिस्टम की बेस पे जब इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ये होगी तो वो होगी। अब हैविंग सेड दिस, अब मैं इससे भी एक इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, और इस सारी डिबेट को मैं सम करने लगा हूं। मुझे ये बताओ कि दुनिया के अंदर जितने भी नेशनल इंटरेस्ट हैं, दुनिया के अंदर जितनी भी सिक्योरिटी की बातें हैं, दुनिया के अंदर जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दुनिया के अंदर जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हैं, वो सारी की सारी क्या इन नेशन स्टेट सिस्टम के प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती हैं, या किसी और काम के लिए बनाई जाती हैं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि नेशनल इंटरेस्ट are equal to nation state system? Can I say that? और जिसको ये बात समझ आ गई है ना, उसके लिए बायार कुछ भी नहीं है। क्या होते हैं तुम्हारे नेशनल इंटरेस्ट? तुम्हारे नेशनल इंटरेस्ट क्या होते हैं, बताओ ना? सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, इक्वालिटी, इंटेग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, यही होते हैं, यही होते हैं। और नेशन स्टेट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? This is so simple, my dear. This is so simple, my dear. बस किसी ने इस तरह तुम्हें पढ़ाया ही नहीं, कभी किसी ने बताया ही नहीं, लोग पट्टे ने। दिमाग जो है ना, वो खुला है कि नहीं खुला? दिमाग के 14 तबक
तबक कैसे लिखते हैं यार? ऐसे? बच्चे ये नोट्स जो है ना ये आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। जो लोग नए ज्वाइन किया ना, जिन लोगों ने, ये जो नोट्स के ऊपर मैं लिख रहा हूँ ना, ये देखो हर हर के ऊपर प्रॉपर नंबरिंग लगी हुई है, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। बस ये बताओ कि समझ आई है? फिट हो गया? कुछ मुश्किल तो नहीं है अभी तक? चलो ठीक है। अब आगे वही सारी बकवास है, ठीक है, कि उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, उसके एवोल्यूशन को अभी हम देख लेते हैं। जी जनाब सर तनवीर अल मुस्तफा साहब, हुक्म करें। तनवीर तुमने कुछ चबल मारी ना तो तुम्हारी खैर नहीं है, अच्छा सवाल होना चाहिए। मैं बेस्ट टीचर हूं ना? हाँ ये मुझे पता है। तो सर प्रिंसिपल्स ऑफ नेशन स्टेट, फिजा काश तुम एक लड़का होती तो मैं तुम्हें इतनी मीठी मीठी जुगतें लगाता, इतनी लगाता, मुझे मजा आ जाता। मतलब सारी रात वो हीर रांझे का किस्सा चला और सुबह उसने पूछा कि वो चना हीर थी, वो बंदा था कि ट्रांसजेंडर था। और मेरा बेटा यही तो पढ़ाया है प्रिंसिपल्स ऑफ नेशन स्टेट 5 जो है, पहले आपको सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाए और उसके बाद फिर आपको मैंने उस लैंग्वेज में, आईआर की लैंग्वेज में पढ़ाए। चलो मैं इसको ना सम करता हूँ, इसको ना सम कर देते हैं, ठीक है। और यार ये सम की आदत ना बनाओ, उसको एक ही दफा समझो, सम की आदत ना बनाओ, उसको एक ही दफा समझने की कोशिश करो, इस तरह हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, इस तरह तो कोर्स खत्म ही नहीं होगा। चलो इसको मैं सम कर देता हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी ये आदत ना बनाओ अपनी, और ना ही मेरी बनने दो, ठीक है। देखो हमने नेशन स्टेट सिस्टम स्टार्ट किया, हमने कहा कि नेशन स्टेट सिस्टम की बेस क्या थी। आपको जब तक बेस ना क्लियर हो आप किसी चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। हमने कहा कि दुनिया में जब दुनिया तरक्की कर रही थी, और दुनिया के अंदर मैं अब चीजें फिर ऐड करता जाऊंगा, बस में ना जब अंदर कुछ चीजें ज्यादा आती हैं ये भी मसला है। दुनिया के अंदर जब रेनेसांस स्टार्ट हुआ, दुनिया के अंदर जब इनलाइटनमेंट का पीरियड स्टार्ट हुआ, ये अब आपने खुद ही देखना नेट से, तो लोगों ने रिलीजन को क्वेश्चन करना शुरू किया। या जिन लोगों ने यूएस हिस्ट्री बाद में पढ़नी है उनको भी क्लियर हो जाएगा, ये जिन्होंने पढ़ी हुई है। अच्छा, लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया, उन्होंने कहा कि हु द हेल इज रिलीजन, हु द हेल इज रोमन कैथोलिक चर्च, और रोमन कैथोलिक चर्च हमें क्यों रूल करे, रिलीजन हर पुट्ठे पंगे में क्यों शामिल हो। लोगों ने कहा कि पॉलिटिक्स को इकोनॉमी से अलग होना चाहिए, ठीक है। इस चीज ने दो पार्टीज को जन्म दिया, एक थी प्रोटेस्टेंट, एक कैथोलिक्स। कैथोलिक्स कहते थे कि इट्स ओके व्हेन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी आर विद रिलीजन, बट प्रोटेस्टेंट कहते थे कि नो, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी शुड नॉट बी इंटीग्रेटेड विद द रिलीजन। इस कॉन्फ्लिक्ट में 1608 में जन्म लिया। 1618 में से लेके 1648 तक के 30 इयर्स वॉर स्टार्ट हुई, और उस वॉर जब एंड हुई तो वहां पे ट्रीटी हुई, उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। लेकिन ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कोई एक सिंगल ट्रीटी नहीं थी, इसके अंदर मल्टीपल ट्रीटीज थी, इसलिए इसको पीस ऑफ वेस्टफेलिया भी कहते हैं। इस पीस ऑफ वेस्टफेलिया के अंदर जो प्रिंसिपल डिसीजन हुआ वो ये हुआ कि ओके, रिलीजन वुड बी सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा ठीक है, रिलीजन आपका जाती अफेयर है, उन्होंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन अब पॉलिटिक्स और इकोनॉमी अलग है, लेकिन इस पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को चलाना कैसे है। तो उन्होंने कहा कि आपको हम 5 प्रिंसिपल देते हैं। पहला प्रिंसिपल ये था कि हर नेशन को एक सेपरेट टेरिटरी दो। दूसरा ये था कि उस एक टेरिटरी के अंदर बस में जितने भी लोग हैं वो इंडिपेंडेंट और इक्वल होंगे। नंबर 3 ने कहा कि जितनी भी टेरिटरीज हैं वो एक दूसरे से भी इंडिपेंडेंट होंगी। और नंबर 4 उन्होंने ये कहा कि वो जो
टेरिटरी है उसको जो गवर्न करेगा वो एक सॉवरेन गवर्न करेगा, एक गवर्नमेंट होगी, और जो दूसरी टेरिटरी की गवर्नमेंट है वो उस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे। और इनको आईआर की लैंग्वेज हमने कहा कि टेरिटरी इंटेग्रिटी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी एंड रिकॉग्निशन एंड नॉन इंटरवेंशन। उसके बाद हमने ये कहा कि इस प्रिंसिपल्स की बेस पे आपके आजकल के जो नेशन स्टेट सिस्टम पे बेस्ड स्टेट्स हैं, बिकॉज आज जितनी भी स्टेट्स हैं वो नेशन स्टेट सिस्टम से अपनी डिराइव हुई हैं, ठीक है। हमने ये देखा पहले कि अल्लामा इकबाल ने भी जब अलग से पाकिस्तान मांगा था तो उसने भी यही कहा था कि पाकिस्तान मुसलमान इज ए सेपरेट नेशन, इसलिए उनकी एक अलग से स्टेट हो, और वो जो उनकी अलग से स्टेट हो वो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन नेशन सिस्टम हो। फिर हमने देखा कि इस बेस पे कैसे पाकिस्तान अलग बना, और फिर हमने ये देखा कि अगर ये नेशन स्टेट सिस्टम फॉलो होंगे तो दुनिया के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। फिर हमने नेशन स्टेट सिस्टम का एक इंटरनल मैकेनिज्म भी देखा, उसके अंदर ये था कि इंटरनली भी नेशन स्टेट सिस्टम ये कहता है कि इंटरनली स्टेट जो है वो सॉवरन होती है, उसका काम होता है कि वो लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, और लोगों का काम ये होता है कि वो लॉयल रहें। फिर मैंने आपको इस चीज को इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे लेके गया कि जब भी दुनिया में कहीं भी नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स इंटरनेशनल क्योस को जनरेट करते हैं। और यहां से फिर मैंने आपको यहां तक आगे लेके ये गया और फिर ये बताया कि कंट्रीज जो हैं उनके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो असल में कुछ भी नहीं होते, वो ये नेशनल इंटरेस्ट वही होते हैं जो उनके नेशन स्टेट के प्रिंसिपल्स होते हैं। तो नेशन स्टेट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि कंट्री सिक्योरिटी चाह रही होती है, कंट्री सोवरेनिटी चाह रही होती है, कंट्री इक्वालिटी चाह रही होती है, इंटेग्रिटी चाह रही होती है, और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस चाह रही होती है। और ये जितने भी नेशनल इंटरेस्ट हैं आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में, अगर आप इनकी बेस पे जाओ तो आपको वो नेशन स्टेट के प्रिंसिपल्स मिलेंगे जो 1648 में अंडर वेस्टफेलियन सिस्टम एस्टैब्लिश हुए थे। खत्म। चलो अब आगे की डिबेट सारी आसान है, लेकिन क्योंकि हम आयात पढ़ रहे हैं तो फॉर द सेक ऑफ आयात तो हम इसको देखते हैं कि ना इसकी नेशन स्टेट सिस्टम की एक्सपेंशन कैसे हुई। ठीक है, ये फॉर द सेक ऑफ आयात है कि नेशन स्टेट सिस्टम की एक्सपेंशन कैसे हुई, तो इसकी हम एक्सपेंशन को देखते हैं। नेशन स्टेट सिस्टम की 3 तरीकों से एक्सपेंशन हुई। नंबर 1 वाया, अच्छा मेरी एक्सपेंशन को समझ पा रहे हो ना कि नेशन स्टेट सिस्टम डेवलप तो यूरोप में हुआ, लेकिन आज दुनिया की सारे कंट्रीज इसी नेशन स्टेट सिस्टम में डेवलप्ड हैं, और वो जो सारे कंट्रीज जो मिलके नेशन स्टेट सिस्टम की बेस पे, देखो ये एक डीएच है, ये उसका फेज 6 है, ठीक है, और ये उसका फेज 2 है। मैं फेज 2 में रह रहा हूं, कोई मेरा जानने वाला फेज 6 में रह रहा है। अब ये पूरा डीएच है, फर्ज कर लो कि ये भी एक स्टेट है, ये भी एक स्टेट है, इन्होंने अकॉर्डिंग टू सिस्टम
एक डीएचए सोसाइटी बना ली है और अपने कुछ प्रिंसिपल्स इन्होंने सेट कर दिए हैं। इन्होंने कहा कि अगर अब ये प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे, अगर ये प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे तो डीएचए एक जो है वो एक शानदार लिविंग सोसाइटी बन जाएगी। ठीक है, इसी बात को तुम लेके आओ एट इंटरनेशनल लेवल पे। उन्होंने कहा कि ये दुनिया, इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ नेशन स्टेट्स हैं और ये डीएचए सोसाइटी थी, और ये जो सोसाइटी थी इन्होंने कहा कि इसका नाम है इंटरनेशनल पॉलिटिकल सोसाइटी। और इन्होंने ये कहा कि अगर ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल सोसाइटी, जिसको किसने बनाया, जिसको स्टेट्स ने बनाया है, अब मुझे ये बताओ कि ये अब किसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करे तो दुनिया के अंदर पीस एंड कोऑपरेशन आएगी। अब मेरे ख्याल में तुम्हें सारी बात की समझ आ गई होगी। क्लियर हो गया बच्चों? मतलब फुली चौकस हो गया। हाँ, पिलर्स ऑफ नेशन स्टेट। ठीक है, चलो अब इस पे बात पे ना मैं, ये तो मजीद हो गया। चलो अब हम इस पे आते थोड़ा एवोल्यूशन पे कि यूरोप में तो स्टैब्लिश हुआ, ये मैं इस चीज से निकला था कि यूरोप में तो स्टैब्लिश हुआ, लेकिन यूरोप से निकल के ये नेशन स्टेट सिस्टम पूरी दुनिया में कैसे फैला? तो इसके 3 तरीके थे। अरमेश क्या बात रिपीट करूं बेटा? मैं ये कह रहा हूँ कि ये नेशन स्टेट सिस्टम यूरोप में बना ना, वेस्टफेलिया यूरोप में है ना। मैं अब ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सिस्टम यूरोप से निकल के देखो आज जितनी भी दुनिया है वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सोसाइटी उसको कहते हैं, और ये हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल सोसाइटी क्या होती है। मैं अब तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये जो सफर, हाँ अब सही समझ आया, अब सही समझ आएगी तुम लोगों को। वो सफर जो नेशन स्टेट सिस्टम ने, वो सफर जो नेशन स्टेट सिस्टम ने दुनिया को इंटरनेशनल पॉलिटिकल सोसाइटी बनाने तक किया, वो सफर कैसे तय किया, उसके अंदर कौन सी बस को यूज किया, कौन से ट्रक को यूज किया और कौन से एरोप्लेन को यूज किया। इज इट क्लियर नाउ रमेश? ओ लड़की गुड़िया, अच्छा ठीक है, हम बता तो दिया करो। अच्छा, ये अब ये कैसे फैला, ये कैसे एक्सपेंशन हुई इसकी, हाउ इट इज एक्सपेंडेड। ठीक है, तो इसका जो पहली चीज थी वो थी वाया नॉन कोलोनाइज्ड स्टेट। नंबर 2 वाया डीकोलोनाइजेशन। नंबर 3 वाया, ये बड़ी आसान बातें हैं। खैर अब तो तुम्हें ये कहने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये आयात भी जो ना वो बड़ी आसान है। बस ये तुम लोग मुश्किल मुश्किल लफ्ज देके परेशान हो जाते हैं। ये कुछ भी नहीं है, सारी कहानी है। अब इसको नेकी करके डिस्कस करते हैं कि इसका मतलब क्या है। चलो हम पहला देख लेते हैं। पहला हमने क्या लिखा है? पहला हमने क्या लिखा है? वाया, तो शाबाश, वाया नॉन कोलोनाइज्ड स्टेट्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको पता है ना कि 1648 के बाद एक पीरियड स्टार्ट हुआ जिसके अंदर दुनिया ने कोलोनाइज किया
दूसरे मुल्कों को, उनको कॉलोनियां बनाई, जैसे इंडिया को कॉलोनाइज किया, जैसे यूएसए को कॉलोनाइज किया, ठीक है ना। लेकिन कुछ मुल्क ऐसे थे जो कभी भी कॉलोनाइज नहीं हुए, जो कभी भी इनको कॉलोनाइज नहीं किया गया, ठीक है। उनमें जो दो बड़े नाम हैं, जापान को कभी नहीं कॉलोनाइज किया गया और ऑटोमन एम्पायर को कॉलोनाइज नहीं किया गया, चाइना को कॉलोनाइज नहीं किया गया। नहीं, चाइना को थोड़ा बहुत कर ही लिया था ओपियम वॉर में इस तरह का, ठीक है। अच्छा, कहते पैसे ऑफ टाइम, इन लोगों ने, ये दो नाम बस मेन याद रखो, इन लोगों ने ये सोचा कि यार लेट्स डू अवे, कि जो उनका अपना ओन सिस्टम है उसको बाहर में डालो, और कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करो, कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करो, नेशन स्टेट सिस्टम का। अगर तुम्हें याद हो तो कमाल अतातुर्क ने खुद ही जो है ना ये इसको छोड़ दिया था, क्या नाम है इसका, खिलाफत को, और उसने नेशन स्टेट सिस्टम का सिस्टम अडॉप्ट कर लिया था। इस तरह जापान ने भी नेशन स्टेट सिस्टम का अडॉप्ट कर लिया था। तो जो पहला तरीका था एक्सपेंशन का, वो कौन सा था, वाया नॉन कॉलोनाइज्ड स्टेट्स, कि जो स्टेट्स कॉलोनाइज नहीं हो सकी, उन्होंने भी विद द पासेज ऑफ टाइम इस चीज को रियलाइज किया कि नेशन स्टेट सिस्टम इज द बेस्ट मेथड। दूसरा तरीका, सर डू वी नीड टू नो द काज, नहीं, रबे काज यही है कि ऑड मैन आउट हो गया ना, उनके सिस्टम सारे ऑड मैन आउट हो गए। ये सिस्टम बड़ा प्रिवेलेंट था, ये सिस्टम एक बड़ा प्रिवेसिव था, ये सिस्टम, इसके अंदर पोटेंशियल था, इस सिस्टम के अंदर एक्सपेंशन का पोटेंशियल था, ये वो। दूसरा तरीका क्या लिखा है हमने, हाँ, डीकोलोनाइजेशन। कभी तुमने तवीज ली है कि महबूब कदमों में आ जाए और वो तवीज जो है ना वो पुट्ठे पड़ जाए, और महबूब कदमों के में आने के बजाय महबूब गले पड़ जाए? हुआ है कभी ऐसा लोगों के साथ? अच्छा, चलो नहीं भी हुआ ना तो अभी हम देख लेते हैं। पेज खत्म हो गए हैं क्या? आम है ना। अच्छा देखो, ये जो है अगर तुम्हें याद हो तो मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान और इंडिया को जिन लोगों ने बनाया उसमें कायदे आजम, अल्लामा इकबाल और नेहरू, ये तीन बड़े नाम है ना। इसराइल भी नेशनल स्टेट सिस्टम है गुड़िया। इन तीनों लोगों ने, इन तीनों लोगों की एजुकेशन कहां से है? यूरोप से। यूरोप कर लेते हैं, इंग्लैंड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, यूरोप कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे आजकल यूनिवर्सिटीज में, जैसे आजकल यूनिवर्सिटीज में कुछ बज वर्ड चल रहे होते हैं ना यूनिवर्सिटीज में। जैसे आजकल के दिनों का बज वर्ड क्या है? आजकल के दिनों का बज वर्ड क्या है? कोरोना।
इस तरह हर एरा का ना एक बज़ वर्ड होता है। तो ये जो फर्स्ट ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, 90s का एरा स्टार्ट होता है ना, ये 90s का एरा स्टार्ट हुआ। इस एरा में जो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज थी उनके अंदर जो बज़ वर्ड था वो था राइट ऑफ पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन on the basis of nation state system। बिलीव यू मी कि ये लोग भी जब इन यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन हासिल कर रहे थे तो ये भी इस इन्हीं इन्हीं चीजों से मोटिवेट हुए, ये भी इन्हीं चीजों से इंस्पायर हुए और इन्होंने रियलाइज किया कि यार ये सिस्टम तो बड़ा अच्छा है। अगर ये राइट ऑफ पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि हर नेशन की एक अलग से स्टेट हो अकॉर्डिंग टू द नेशन स्टेट सिस्टम, तो फिर हमारे भी तो ये जो यही बकवास अपने यूनिवर्सिटीज में कर रहे हैं यही कुछ फिर हमारे मुल्कों में भी होना चाहिए। तो तवीज क्या हो गए? तवीज पुट्ठे पे। ठीक है, जो इन्होंने वहां से सीखा, जब ये वापस आए इन्होंने कहा शीदे अन्नी पा दे, उन्हें गया सर अन्नी पै गई। ठीक है, तो ड्यू टू दिस जो भी कॉलोनाइज्ड वर्ल्ड थी उनकी जो लीडर्स थे वो वहां पे एजुकेशन वगैरह लेने गए और वहां से उन्होंने नेशन स्टेट का कंसेप्ट सीखा। तो जब डीकोलोनाइजेशन फेज आई और न्यू स्टेट्स बनी, तो वो जो न्यू स्टेट्स बनी वो अकॉर्डिंग टू नेशन स्टेट सिस्टम बनी। क्लियर कि नहीं? नहीं, क्यों नहीं? यार देखो ना, दूसरा टॉपिक, पहले देखो, पहले हो गया वाया नॉन कॉलोनाइज्ड कि जो एरिया कॉलोनाइज ही नहीं हुए विद द पासेज ऑफ टाइम उन्होंने कहा गोला मारो अपने सिस्टम को, नेशन स्टेट सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। दूसरे थे वाया डीकोलोनाइजेशन कि ये वो तमाम ममालिक जो कॉलोनाइज हुए थे, ठीक है, उनकी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डीकोलोनाइजेशन हुई तो जो मेजॉरिटी उनके लीडर्स थे वो यूरोपियन यूनिवर्सिटी से ही उनकी एजुकेशन थी और उन्होंने नेशन स्टेट सिस्टम का कंसेप्ट देखा हुआ था। तो जब डीकोलोनाइजेशन हुई तो बाय डिफॉल्ट दे अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ नेशन स्टेट इन देयर कंट्रीज। और तीसरा जो है वो है वाया डिस इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर कि जब यूएसएसआर टूटा 1991 में और उससे कार्स सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से अलग हुए और उससे बाल्टिक स्टेट्स अलग हुई, तो इन्होंने भी कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया? नेशन स्टेट सिस्टम अडॉप्ट किया। सो आई होप नाउ यू हैव गॉट अ फेयर आइडिया कि हाउ द सिस्टम ऑफ नेशन स्टेट डेवलप। अब आखिरी जो टॉपिक है वो बड़ा आसान हो जाएगा तुम लोगों के लिए। अब मुझे ये बताओ कि इस सिस्टम को, इस नेशन स्टेट सिस्टम को कुछ चैलेंजेस हैं? जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो कौन सा है? ग्लोबलाइजेशन।
ग्लोबलाइजेशन कैसे चैलेंज है कि जब स्टेट्स आपस में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करेंगी तो सोवरेनिटी क्या हो जाएगी, सॉरी, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, स्टेट्स आर बिकमिंग बॉर्डरलेस। तो बॉर्डर तो नेशन स्टेट सिस्टम की सबसे बड़ी पहचान है। तो जब बॉर्डर्स ही खत्म हो जाएंगे तो फिर मसला हो जाएगा, सोवरेनिटी कंप्रोमाइज होती है ग्लोबलाइजेशन में। देखो ना, जब एमएनसीज यहाँ पे आके पैसा लगाती हैं, जब एमएनसीज यहाँ पे आके पैसा लगाती हैं तो वो गवर्नमेंट से कुछ बातें मनवाती हैं कि नहीं मनवाती? मनवाती हैं। तो फिर ये सोवरन हुआ कि ना हुआ? सोवरन तो वो होता है जैसे अल्लाह ताला सोवरन है, उसकी मर्जी है, जो मर्जी करे। तो गवर्नमेंट सोवरन हुई कि ना हुई? तो क्या ये चैलेंज है कि नहीं है? दूसरा चैलेंज है सेपार्टिज्म। सेपार्टिज्म ये है कि जैसे बलोची लोग हैं ना, बलूचिस्तान के अंदर बसने वाले कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमने अलग होना है, हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हम इस नेशन को तस्लीम नहीं करते। ठीक है, तो ये भी फिर क्या बन जाता है,
सपाटिज्म क्या बन जाएगा फिर? सपाटिज्म क्या बन जाएगा फिर? चैलेंज बन जाएगा, ठीक है। नंबर 3, फंडामेंटलिज्म। फंडामेंटलिज्म क्या होता है? फंडामेंटलिज्म यार ये होता है, देखो आपका एक तीसरा प्रिंसिपल क्या था? आपका तीसरा प्रिंसिपल क्या था नेशन स्टेट सिस्टम का? इक्वालिटी एंड फ्रीडम, जो आपने विद इन अ स्टेट प्रोवाइड करनी है, जो आपने विद इन अ स्टेट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और कोई गाजी उठे, यार पता नहीं तुम लोग मुझे मारना, तो कोई गाजी उठे और वो किसी अहमदी को मार दे, कोई शिया उठे और वो किसी सुन्नी को मार दे, कोई सुन्नी उठे और वो शिया को मार दे, कोई मुस्लिम उठे और वो क्रिश्चियन को मार दे, तो आप फिर इक्वालिटी एंड फ्रीडम तो नहीं ना दे रहे। आपने नेशन स्टेट सिस्टम के एक एलिमेंट को कंप्रोमाइज कर लिया। जब आपने फंडामेंटलिज्म को जनरेट किया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, कि हायर द स्टेट ऑफ फंडामेंटलिज्म, लोअर द स्टेट ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम? कैन आई से दैट? जी लिखो बिल्कुल लिखो। इरिडेंटिज्म। इरिडेंटिज्म बड़ा सिंपल सा है। इरिडेंटिज्म ये होता है कि अगर आपके हिस्टोरिकल क्लेम होते हैं एक स्टेट के दूसरी स्टेट की टेरिटरी के ऊपर, इरिडेंटिज्म ये होता है कि जैसे ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान कहता है कि मैंने इस ड्यूरल लाइन को नहीं मानना, और ये सारे का सारा एरिया क्या है? मेरा है। ये जैसे इंडिया चाइना की सिचुएशन है। जब आपके हिस्टोरिकल क्लेम्स होते हैं, तो असल में आप नेशन स्टेट सिस्टम के प्रिंसिपल को, जो प्रिंसिपल क्या कहता है, सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी, उसको हर्ट कर रहे होते हैं। तो आप भी क्या कर रहे होते हैं? नेशन स्टेट सिस्टम को हर्ट कर रहे होते हैं। ये समझ आया? इरिडेंटिज्म आसान है, मुश्किल नहीं है। उसके बाद है बाल्कनाइजेशन। बाल्कनाइजेशन ये होती है, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे, इसहाक अक्कर, मैं रिपीट कर देता हूँ, अच्छा मैं सारे रिपीट कर दूंगा जब खत्म होते हैं। बाल्कनाइजेशन ये होती है कि आप जो है ना, एक ही कंट्री को अगर आप डिवाइड करने के चक्कर में लग जाएं, उसको फ्रेगमेंटेशन करने के चक्कर में लग जाए, यार ये तो इतनी बड़ी है, क्यों ना उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाए। असल में बाल्कनाइजेशन पता कहां से स्टार्ट हुई थी? बाल्कनाइजेशन स्टार्ट हुई थी ऑटोमन एम्पायर से। ये असल में ना बाल्कान ना एक एरिया है, तो वहां पे हुई थी बाल्कन वार्स। उन बाल्कन वार्स के बाद जो बड़ा एरिया है ना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब है कि आप एक बड़ी नेशन स्टेट को एक छोटी नेशन स्टेट में जब डिवाइड कर दें, तो उसको कहते हैं बाल्कनाइजेशन। और हाँ, इसको मतलब मैं एक रेलिवेंट एग्जांपल के साथ रिपीट करता हूं ताकि तुम्हें पता होगा। मुझे ये बताओ, क्या यूएसआर के अगेंस्ट बाल्कनाइजेशन की थी कि नहीं की थी?
क्लियर हुआ कंसेप्ट? यूएस क्या चाहता था? यूएसएसआर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। तो यूएसएसआर जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा तो न्यू स्टेट्स तो डेवलप हुई, लेकिन नेशन स्टेट सिस्टम का कंसेप्ट क्या हुआ? टूट गया। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी टू से तुम इसको पेपर में ना ही लिखना, लेकिन ये है कि जब हम इंडिया को बात करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में टूटने की, कि राजस्थान अलग हो जाए, ये अलग हो जाए, ये वो लग जाए, तो इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बाल्कनाइजेशन। ठीक हो गया। और आखिरी है नॉन स्टेट एक्टर्स। और नॉन स्टेट एक्टर्स मैंने तुम्हें इतने करवा दिए ना, इतने करवा दिए हैं, याद है ना वो सारे एमएनसीज और ये आईएनजीओज और आईजीओज और फलाना ढिमकाना ये वो, ये सारे के हैं ना। मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। और यार बाकी ना, ये अगर किसी का जाती मसला हो जाता है ना, तो वो फिर बाद में देखा गया। देखो मैं रिवाइज कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ वासद। नेशन स्टेट सिस्टम को मसाइल किससे हैं? नंबर 1, इसको मसला है ग्लोबलाइजेशन से। हायर द स्टेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब तुम्हें साथ में बताता रहना है, जितनी ग्लोबलाइजेशन ज्यादा होगी उतना नेशन स्टेट सिस्टम क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा? कम होगा। ठीक है, सेपरेटिज्म ये होता है कि जब कोई विद इन अ नेशन आपसे अलग होने लग जाए, जब कोई विद इन नेशन आपसे अलग हो जाए। सो हायर द पॉलिटिकल यूनिटी, हायर द पॉलिटिकल यूनिटी, हायर द सिस्टम या लोअर द सिस्टम? हायर द नेशन स्टेट सिस्टम। ये लोअर वाला कौन है? लोअर क्यों होगा भाई? जित